नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प और थोड़ी रोंगटे खड़े करने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, सुनने में तो काफी उत्सुकता जगाने वाला विषय लग रहा है। हमें एक श्रोता से कुछ व्यक्तिगत नोट्स मिले हैं। इसका शीर्षक उन्होंने दिया है कब्रिस्तान के पड़ोस में एक डरावना घर। ओह, कब्रिस्तान के पास का घर, ये तो अपने आप में ही माहौल बना देता है। बिल्कुल। तो ये नोट्स किसी के निजी अनुभव हैं, मतलब एक ऐसे घर में रहने के जहां उनके साथ कुछ अजीब, कुछ परेशान करने वाली घटनाएं हुई। चलिए इन्हीं अनुभवों को आज टटोलते हैं। जरूर जरूर। देखते हैं क्या कुछ हुआ उनके साथ। तो नोट्स के मुताबिक ये परिवार, इनकी पृष्ठभूमि सेना से जुड़ी है और ये एक नए घर में रहने आए। अब घर की लोकेशन थोड़ी, कह सकते हैं, अनोखी थी। अनोखी किस तरह से? घर के ठीक पीछे, मतलब बिल्कुल सटा हुआ, एक कब्रिस्तान था। अच्छा, ठीक पीछे। ये तो वाकई असामान्य है। हाँ, और कहानी ये है कि पहले साल तो सब सामान्य सा ही रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई अजीब बात नहीं। लेकिन फिर उन्होंने कब्रिस्तान में, मतलब ऐसे ही टहलना शुरू किया, बस शाम को या कभी वक्त मिले तो। अच्छा। और नोट्स में लिखा है कि इसके बाद ही अजीब घटनाओं का सिलसिला जैसे शुरू हो गया। ये एक दिलचस्प मोड़ है। हाँ कब्रिस्तान में जाना शुरू करने के बाद चीजें बदली। हाँ, जैसे एक घटना का जिक्र है बेसमेंट के कमरे का। वो स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, शायद सुबह का वक्त रहा होगा, कमरे में अकेली थी। ठीक है। और अचानक जो दरवाजे का हैंडल होता है ना, वो नीचे की तरफ मुड़ा। अपने आप? हाँ, अपने आप। और ये वो वाले हैंडल थे, पुराने गोल वाले, जिन्हें घुमाने पर एक खास किस्म की आवाज, एक क्लिक जैसी आती है। तो वो हैंडल नीचे हुआ और कपड़े धोने वाले कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। ओह, ये तो अचानक से हो तो कोई भी डर जाए। बिल्कुल। और वो कहती हैं कि ये इसलिए अजीब था क्योंकि घर में ऐसा कोई मसला नहीं था कि दरवाजे अपने आप खुलते हों, हवा का झोंका या ऐसा कुछ, और उस वक्त बेसमेंट में उनके अलावा कोई और था भी नहीं। किसी के अपने निजी स्पेस में जब वो अकेले हों, इस तरह की कोई अस्पष्टीकृत घटना हो तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बहुत परेशान कर सकती है। एक तरह से घुसपैठ जैसा महसूस होता है। सही कहा। वो सुरक्षा की भावना कहीं ना कहीं टूट जाती है। बिल्कुल, नियंत्रण खोने का एहसास होता है। फिर एक और अनुभव है, ये रात का है, हम्म, उसी बेसमेंट वाले कमरे का। अच्छा, उसी कमरे में फिर से? हाँ, वो कमरा आधा जमीन के नीचे था, मतलब खिड़की बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर थी बाहर की तरफ। ठीक है, समझ गया। तो रात में अचानक खिड़की पर किसी ने दस्तक दी, टुक टुक। रात में खिड़की पर? हाँ, अब खिड़की से बाहर देखना तो मुमकिन था क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पर थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। स्वाभाविक है, रात के वक्त ऐसी आवाज आए तो कौन ही देखेगा। वो लिखती हैं कि शायद कुछ सुनी सुनाई कहानियों का भी असर था मन में कि ऐसी आवाजों पर बाहर नहीं देखना चाहिए, पता नहीं क्या हो। तो बस आंखें बंद करके सोने का नाटक करती रहीं। यहाँ पर वो डर और क्या कहते हैं, मन का वहम या सुझाव का तत्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रात का समय, अंधेरा और अनजानी आवाज, ये सब मिलकर डर को कई गुना बढ़ा देते हैं। हाँ, अंधेरे में कल्पना ज्यादा तेजी से दौड़ती है। बिल्कुल, दिमाग अपने आप कहानियां गढ़ने लगता है। और अगर पहले से ही उस जगह को लेकर मन में थोड़ा डर हो, जैसे कब्रिस्तान पास होने की वजह से, तो असर और गहरा होता है। लेकिन जो सबसे परेशान करने वाली घटनाओं में से एक थी, वो सुबह के वक्त हुई। सुबह? दिन में? हाँ, स्कूल जाने का दिन था और ये काफी गहरी नींद में सो रही थी, अलार्म बजने से पहले ही। ठीक। तभी बिल्कुल कान के पास एक बहुत ही धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई बिल्कुल पास आकर कह रहा हो, उठो। फुसफुसाहट, उठो। हाँ, आवाज इतनी हल्की थी कि शायद सुनाई भी ना देती, पर वो कहती हैं कि बिल्कुल साफ थी। और उससे सुनकर एकदम से आंख खुल गई। ये तो बहुत ही अजीब है। और अजीब बात यह थी कि उठने के बाद एक अजीब सी मजबूरी महसूस हुई, जैसे उठना ही पड़ेगा, बिस्तर छोड़ना ही पड़ेगा। कोई टालने का मन ही नहीं हुआ। एक तरह का दबाव महसूस हुआ। हाँ, बिल्कुल। बाद में जब ऊपर गई तो पता चला कि अलार्म तो सेट ही नहीं किया था, रात में भूल गई थी। और माँ भी अभी तक सो रही थी, वो जगाने नहीं आई थी। तो फिर ये आवाज किसकी थी? कहाँ से आई? यही सवाल है। कोई नहीं था, और इतनी धीमी आवाज, ये वाकई डरावना था। हाँ, ये वाकई बहुत परेशान करने वाला अनुभव है। अस्पष्टीकृत आवाजें, खासकर ऐसी सीधी साधी फुसफुसाहट, बहुत विचलित कर सकती हैं। और फिर इसी घर में उन्हें पहली बार स्लीप पैरालिसिस का अनुभव हुआ। अच्छा, स्लीप पैरालिसिस भी हुआ? हाँ, वो लिखती हैं कि अचानक नींद खुली,
शायद रात में या सुबह जल्दी, लेकिन शरीर बिल्कुल हिल नहीं रहा था, जैसे जम गया हो। हाँ, ये स्लीप पैरालिसिस का क्लासिक लक्षण है। जागृत अवस्था में होते हैं पर मांसपेशियां हिल ही नहीं पाती। और फिर उन्होंने कमरे के कोने में देखा, छत की तरफ। वहां एक काला साया खड़ा था, बहुत ऊंचा, लगभग छत को छूता हुआ। काला साया? हाँ, और उसके नोट्स के मुसारिफ लाल सींग और लाल चमकती हुई आंखें थीं। बाप रे, ये तो बहुत ही भयावह दृश्य है। सोचकर ही डर लगता है। वो लिखती हैं कि डर के मारे आंखें जोर से बंद कर लीं, कुछ देर बंद रखीं, शायद प्रार्थना की होगी, फिर हिम्मत करके खोली तो वो साया गायब हो चुका था। अब इसे एक बुरा सपना या मतिभ्रम माना जा सकता था शायद, लेकिन वो कहती हैं कि उनके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार था। देखिए, स्लीप पैरालिसिस अपने आप में एक जानी-मानी न्यूरोलॉजिकल घटना है और इसके साथ बहुत जीवंत और अक्सर डरावने मतिभ्रम होना आम बात है। इन्हें हिप्नोगॉनिक या हिप्नोपॉम्पिक हैलुसिनेशन कहते हैं, मतलब सोते हुए या जागते हुए दिखने वाली चीजें जो असल में नहीं है। अच्छा। तो वो काला साया, सींग, आंखें, ये सब स्लीप पैरालिसिस के दौरान दिखने वाले क्लासिक हैलुसिनेशन हो सकते हैं। दिमाग डर पैदा करने वाली छवियां बना सकता है। लेकिन यहाँ संदर्भ महत्वपूर्ण है। जब किसी व्यक्ति के साथ पहले से ही इतनी सारी अजीब और डरावनी घटनाएं हो रही हों उस खास माहौल में, तो स्लीप पैरालिसिस का यह अनुभव उनके लिए सिर्फ एक दिमागी घटना नहीं रह जाता। मतलब वो इसे बाकी घटनाओं से जोड़कर देखने लगते हैं। ये उनके डर को और पुख्ता कर देता है। उन्हें लग सकता है कि ये सिर्फ एक वहम नहीं, बल्कि उस चीज का सबूत है जो घर में है। वो काला साया शायद उनके अंदरूनी डर, उस जगह से जुड़े तनाव या फिर उन अस्पष्टीकरण घटनाओं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया का ही एक रूप हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। जब एक के बाद एक अजीब चीजें हों तो हर नई घटना उसी कड़ी में जुड़ती हुई लगती है। बिल्कुल, पैटर्न बनने लगता है दिमाग में। इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं नोट्स में। जैसे वो कहती हैं कि दरवाजे के बाहर, मतलब कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर हॉलवे में अक्सर काली परछाइयां सी तेजी से गुजरती हुई दिखती थीं, आंख के कोने से, जिसे शैडो फिगर्स कहते हैं शायद। हाँ, पेरिफेरल विजन में दिखने वाली परछाइयां, ये भी काफी आम अनुभव है, खासकर जब कोई तनाव में हो या डरा हुआ हो। और घर के बाकी लोगों ने भी माना था कि वो बेसमेंट वाला कमरा, जहां ये ज्यादातर वक्त बिताती थीं, वो बाकी घर के मुकाबले हमेशा ठंडा रहता था, एक अजीब सी ठंडक। कोल्ड स्पॉट्स, ये भी अक्सर ऐसी कहानियों में सुनने को मिलता है। इसके कई प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे वेंटिलेशन या इंसुलेशन की कमी, लेकिन उस माहौल में इसे भी लोग असाधारण मान लेते हैं। यहाँ तक कि उनके दादाजी ने एक बार मजाक में कहा था, शायद थोड़ा गंभीरता से ही, कि कहीं कब्रिस्तान से कोई भूत-वूत पीछे तो नहीं लग गया। देखिए, बड़े बुजुर्ग अक्सर ऐसी बातें कह देते हैं, कभी मजाक में, कभी अपने विश्वास के आधार पर, लेकिन सुनने वाले के मन पर इसका गहरा असर पड़ सकता है, खासकर अगर वो पहले से ही डरा हुआ हो। और एक आखिरी बात जो उन्होंने लिखी, वो एक एहसास था। उस घर में लगभग हर जगह उन्हें हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा है, हर वक्त। ये देखे जाने का एहसास मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत शक्तिशाली होता है। और ये एहसास उन्हें अपने पिता के घर पर, जहां वो पहले रहती थीं, कभी महसूस नहीं हुआ था, सिर्फ उसी घर में होता था। ये दिलचस्प है कि ये एहसास उसी खास जगह से जुड़ा था। तो अगर हम इन सब अनुभवों को एक साथ देखें, बेसमेंट में दरवाजे का अपने आप खुल जाना, रात में खिड़की पर वो रहस्यमयी दस्तक, कान में फुसफुसाहट, उठो, फिर वो डरावना स्लीप पैरालिसिस वाला साया, कमरे की अजीब ठंडक, वो परछाइयाँ, और फिर ये लगातार देखे जाने का एहसास। हाँ, ये अनुभवों का एक पूरा समूह है, कई अलग अलग तरह की घटनाएं। बिल्कुल। देखिए, यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि कैसे कई सारी अस्पष्टीकृत घटनाएं एक ही विशेष स्थान पर केंद्रित हैं, और वो स्थान भी प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण है, कब्रिस्तान के ठीक बगल में। हाँ, कब्रिस्तान का पास होना जैसे सब कुछ को एक खास रंग दे देता है। सही कहा। अब हो सकता है कि हर एक घटना की अपनी अलग, शायद बिल्कुल सामान्य या प्राकृतिक वजह हो, जैसे दरवाजा शायद हवा के दबाव से खुला हो, दस्तक शायद किसी जानवर की हो, फुसफुसाहट शायद आधी नींद में सुना गया कोई सपना हो, स्लीप पैरालिसिस एक न्यूरोलॉजिकल घटना है, ठंडक, इंसुलेशन की कमी हो सकती है, परछाइयां आंखों का धोखा या थकान हो सकती हैं। अलग अलग देखें तो शायद हर चीज की व्याख्या हो सकती है। शायद, लेकिन जब इतनी सारी अजीब और नकारात्मक लगने वाली चीजें
एक ही व्यक्ति के साथ एक ही जगह पर होती हैं तो वो मिलकर एक बड़ा ज्यादा प्रभावी पैटर्न बनाती हैं। इंसान